प्रीपोजिशन क्या है? एक रिलेटिंग वर्ड है। तो अगर हम कोई प्रीपोजिशन लिख रहे हैं तो हमें उसके बाद इस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लिखना होगा जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक। और ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा होगा? इस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो कर रहा होगा किसी दूसरे वर्ड से। वो दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? कोई एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। अब हमें ये समझना है कि ये जो हम लोग गलती करते हैं, अननेसेसरी प्रीपोजिशन लिख देते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? तो ऐसा मोस्ट ऑफ द केस में वही करते हैं जो ट्रांसलेशन से अंग्रेजी सीखते हैं। मतलब जो ट्रांसलेट करके अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो ट्रांसलेट करके आपको अंग्रेजी नहीं सीखना है। अब एग्जाम करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं तो हमको लगता है ओ ये तो प्रीपोजिशन है, से हमें इसके लिए भी क्या लिखना चाहिए? एक प्रीपोजिशन लिखना चाहिए, तो हम इसके लिए प्रीपोजिशन लिख देते हैं। बट ये गलत है। तो हमें ये समझना है कि हमें ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी नहीं सीखना, हमें ट्रांसलेशन करना ही नहीं। हमें ये समझना है कि जो वर्ब है उसका नेचर क्या है, वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो आपको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी नहीं सीखना है। जो हमने कुछ वर्ड लिखे, जब ये एज ए वर्ब काम करे तो हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं, और हमें इसके बाद हमेशा क्या लिखना पड़ता है? ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखना है, ठीक। ये जो हमने लिस्ट लिखा था, इसमें कुछ वर्ब ऐसे भी हैं एज ए नाउन भी यूज होते हैं और वर्ब की तरह भी यूज हो रहे होते हैं। तो जब हम डिमांड वर्ड को एज ए नाउन यूज करते हैं तो वहाँ हम प्रीपोजिशन भी लिख सकते हैं और फॉर प्रीपोजिशन भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि मैंने डिमांड को कैसे यूज किया। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो चलिए समझते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन जो है वो एक रिलेटिंग वर्ड, क्या कहा मैं इसका? इसका जो फंक्शन होता है, जो प्रीपोजिशन होता है, इसी वर्ड जो प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं, उनका ये फंक्शन होता है कि ये रिलेट करने का काम करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। ये क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। किसको रिलेट करते हैं? तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कोई ना कोई हमें एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। तो जो प्रीपोजिशन वर्ड होता है, अगर हम किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन लिखा है तो हमको उस पोजिशन के बाद उस प्रीपोजिशन के बाद हमें उस प्रीपोजिशन में क्या लिखना पड़ता है? ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, जो कि नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब वो जो प्रीपोजिशन है वो क्या करता है? उसके बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को अपने से पहले लिखे गए किसी नाउन से, किसी प्रोनाउन से या किसी दूसरे वर्ड, या तो एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी, उससे उसको रिलेट करने का काम करता है। तो चलिए लिखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन क्या 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 होता है? मैंने कहा कि preposition is a relating word। ये क्या है? रिलेटिंग वर्ड, ठीक। जो कि क्या करता है? that relates, जो कि रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है? the word written after it, जो वर्ड इसके बाद लिखा होता है, to other word in a sentence that other word can be noun, pronoun, adjective, verb और adverb। वो जो दूसरा वर्ड है नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? एक प्रीपोजिशन क्या है? एक रिलेटिंग वर्ड है, जो कि क्या करता है? रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है? द वर्ड रिटन आफ्टर इट, जो उस प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया वर्ड है उसको रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? किसी दूसरे वर्ड से, किसी दूसरे वर्ड से। इन अ सेंटेंस दैट अदर वर्ड कैन बी, दूसरे वर्ड से written after it, that relates the word written after it to the other word, to the other word written before it in a sentence। तो ये क्या करता है कि उससे उसके बाद जो प्रीपोजिशन है उसके बाद जो कोई वर्ड लिखा होगा उसको रिलेट करता है किसी दूसरे वर्ड से सेंटेंस में। तो पहले क्या होगा? हमारा एक प्रीपोजिशन होगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा, और ये जो प्रीपोजिशन होगा ये इसी ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहा होगा अपने से पहले लिखे गए किसी वर्ड से। वो कोई वर्ड नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तब ये रिलेट करता है। तो कैसे रिलेट करता है? मैंने कहा
कि सर ये रिलेट करता है, क्या रिलेट करता है, कैसे रिलेट करता है? तो ये रिलेट कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हो सकता तो ये बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा, यानी ये जो नाउन या प्रोनाउन लिखा है, वो हमारे पहले लिखे गए वर्ड से जिससे हम इसको रिलेट कर रहे हैं उससे कैसे रिलेटेड, टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेटेड है, स्पेस के रिस्पेक्ट में रिलेटेड है, या फिर बिलोंगिंगनेस के रिस्पेक्ट में रिलेटेड है, या फिर पोजीशन के केस में रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड है ये वो शो करता है। ठीक, तो कोई काउज का रिलेशन शो करता है या फिर कोई पर्पस का रिलेशन शो करता है, तो इस प्रकार से रिलेशन शो करता है। तो हमने कहा रिलेशन कैसे कैसे शो करता है। ये लिख लीजिए, 1 2 3। तो ये रिलेशन शो करता है, कैसा कैसा रिलेशन शो करता है। रिलेशन हो सकता है, रिलेशन कैसा रिलेशन, तो वो रिलेशन कैसे रिलेट करता है। तो सवाल आएगा सर कैसे रिलेट करता है। उत्तर क्या है? उत्तर है पहला, रिलेशन टाइम का हो सकता है, टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेट कर रहा होगा। ठीक है, टाइम का रिलेशन बोल दो, ऐसे लिख दो, टाइम का रिलेशन हो सकता है, वो स्पेस का रिलेशन हो सकता है कोई पर्पस का रिलेशन हो सकता है, या फिर काउज का रिलेशन हो सकता है बिलोंगिंगनेस का नेचर, मतलब किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंगिंगनेस का रिलेशन हो। तो इस प्रकार के रिलेशन अगर हमें शो करना होता है तो वहां हम क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या समझा, प्रीपोजिशन क्या है, एक रिलेटिंग वर्ड है। तो अगर हम कोई प्रीपोजिशन लिख रहे हैं तो हमें उसके बाद, इस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लिखना होगा जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक, और ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा होगा, इस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो कर रहा होगा किसी दूसरे वर्ड से। वो दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। तो किस प्रकार का रिलेशन शो कर रहा हो सकता है, वो रिलेशन शो कर रहा हो टाइम का रिलेशन, कि ये जो ऑब्जेक्ट लिखे हैं वो दूसरे वर्ड से टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे रिलेटेड है। हो सकता है ये रिलेशन शो कर रहा होगा कि जिसको हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो लाइन है, ये जो नाउन है, वो किसी दूसरे वर्ड से स्पेस के रिस्पेक्ट में कैसे रिलेटेड हो सकता है, ये बिलोंगिंगनेस के रिस्पेक्ट में कैसे रिलेटेड, या फिर पर्पस के रिस्पेक्ट में कैसे रिलेटेड। तो इस प्रकार का रिलेशन शो कर रहा होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या कहा कि जब भी मैं कोई प्रीपोजिशन लिखता हूँ तो क्या करता हूँ, तो जब भी हम कोई प्रीपोजिशन लिखते हैं तो उसके बाद हम कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं। तो ये जो हमारा वर्ड है, ये क्या है, कोई नाउन है, यहाँ भी एक प्रीपोजिशन है, और दूसरा सेंटेंस देखें कि हमने टू प्रीपोजिशन लिखा है। मैंने क्या कहा कि अगर हम कोई प्रीपोजिशन लिखते हैं तो उस प्रीपोजिशन के बाद हमें कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़ता है। ये हमारा सब क्या है, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। ये क्या है, इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, और 2012 ये क्या है, इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। अब हमने कहा ये जो प्रीपोजिशन है वो क्या करता है, रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है, अपने से बाहर लिखे गए किसी वर्ड को, अपने से बाहर लिखे गए किसी वर्ड की जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा, किसी दूसरे वर्ड जो इससे पहले लिखा होगा, किसी दूसरे वर्ड जो इससे पहले लिखा होगा। तो किस प्रकार से रिलेट करता हो सकता है, टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेट कर रहा हो सकता है, स्पेस के रिस्पेक्ट में रिलेट कर रहा हो, तो कैसे भी रिलेट कर सकता है। तो ये जो इन प्रीपोजिशन होता है, इन जो प्रीपोजिशन होते हैं, क्या होता है, प्रीपोजिशन में क्या होता है, एरिया, रीजन या फिर टाइम। ये होता है प्रीपोजिशन ऑफ एरिया, रीजन या टाइम। ये जो टी और टू, ये जो प्रीपोजिशन होता है इसको हम डिस्कस किए थे कब, जब हम आर्टिकल पढ़ाते हैं हम तब भी बताए थे। ये किसी डेस्टिनेशन का प्रीपोजिशन होता है, डेस्टिनेशन का, या फिर रिलेशन, जब हम रिलेशन शो करना होता है तब भी ये प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक, मैंने देख लिया कि कौन सा प्रीपोजिशन क्या काम करता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो इन प्रीपोजिशन हमने लिखा है ये क्या कर रहा है, कैसे रिलेशन शो कर रहा है। मैंने कहा इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है जैसे एरिया का या फिर रीजन का। तो ये बता रहा है कि ये जो बता रहे इन क्या है, इन दिस गार्डन। ये इन प्रीपोजिशन ये बता रहा है कि इन क्या है, ये जो गार्डन है ये क्या है, कोई एरिया है या फिर कोई रीजन है। हमने क्या क्या इन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ एरिया या फिर रीजन।
ये जो गार्डन लिखा गया मतलब इसके बाद जो नाउन या लिखा गया है वो क्या है, कोई ना कोई एरिया होगा, कोई ना कोई रीजन होगा। हमें पता है कि जो गार्डन है ये कोई प्लेस होता है, तो इनके बाद जो लिखा गया वर्ड क्या है, वो एक प्लेस है। तो क्या करेगा इन प्रीपोजिशन, इस प्लेस का रिलेशन किससे शो करेगा, इसके पहले तो कोई दूसरा वर्ड है ही नहीं, तो इसी से रिलेशन शो कर रहा होगा। तो ये रिलेशन शो कर रहा है कि ये जो गार्डन प्लेस है, इस प्लेस में जो ट्री है वो लोकेटेड है। क्या बता रहा है कि ये जो गार्डन है ये एक प्लेस है, ये गार्डन है जो कि प्लेस है, और इस गार्डन में ये चीज क्या है, लोकेटेड है, ट्री लोकेटेड है। तो मतलब ये जो इन प्रीपोजिशन है वो गार्डन का रिलेशन शो कर रहा है, किससे रिलेशन शो कर रहा है, इससे रिलेशन शो कर रहा है, ट्री का रिलेशन शो कर रहा है कि ये जो ट्री है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, गार्डन में लोकेटेड है। ये इसका लोकेशन बता रहा है, ट्री का लोकेशन कहाँ है, गार्डन में। तो हमने देख लिया इन प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है इस गार्डन को इस ट्री से, ठीक। अब दूसरा यहाँ इन क्या है, एक तो प्रीपोजिशन है, और मैंने कहा इन प्रीपोजिशन होता है एरिया का भी और टाइम का भी। अब यहाँ ये तो टाइम है, ये टाइम है। अब ये इन प्रीपोजिशन बता रहा है कि ये जो वेयर प्लांटेड इन 2012, ये तो प्लांटेशन का काम हुआ है। कौन सा काम, प्लांटेशन का। ये प्लांटेशन का काम कब हुआ है, ये बता रहा है ये काम हुआ है 2012 में। तो हमने ये देखा कि ये जो इन प्रीपोजिशन है ये बता रहा है कि ये जो काम है, मैंने क्या कहा, इनके जो प्रीपोजिशन क्या करता है, अपने से बाद लिखेगा किसी वर्ड का। ये टाइम का प्रीपोजिशन है तो यहाँ इसके बाद टाइम लिखा गया है, यहाँ एरिया का भी प्रीपोजिशन है तो यहाँ कोई एरिया या फिर कोई लोकेशन लिखा गया, तो इसको रिलेट कर रहा है। इससे पहले लिखे वर्ड थे, ये वर्ड से रिलेशन शो कर सकता है, तो यहाँ वर्ड से रिलेशन शो कर रहा है कि ये जो प्लांट करने का काम या फिर ये फिर क्या बोलते हैं उसको, जब ये प्लांट करने का काम किस समय में हुआ, इसका काम कौन बता रहा है, इन प्रीपोजिशन बता रहा है, ठीक। हमें समझ लिया कि कैसे रिलेशन शो करता है, ठीक। अब सम पीपल वेर टू सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। तो हमने कहा कि सम पीपल जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसको लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्या चीज़ को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उसको बताने के लिए हमने लिख दिया टू क्रिटिसिज्म, अपनी बुराई को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये सेंसिटिव है तो किस चीज़ को लेकर सेंसिटिव है ये बताने के लिए हमने लिख दिया टू। तो ये जो टू प्रीपोजिशन है ये इस क्रिटिसिज्म को रिलेट कर रहा है इस सेंसिटिव वर्ड से, जो कि एक एडजेक्टिव है, जो कि एक एडजेक्टिव है। मैंने ये कहा था कि जो प्रीपोजिशन है अपने से बाद लिखेगा नाउन या प्रोनाउन, किसी दूसरे वर्ड से रिलेट करेगा, जो कि एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं ये प्रीपोजिशन जिसका रिलेशन, तो लेकिन हमने क्या कहा कि प्रोनाउन के बाद कोई ना कोई हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। मैंने कहा फिर से, जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ये प्रीपोजिशन क्या करता है, इसके बाद लिखा गया जो नाउन या प्रोनाउन है ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा जो इसके बाद लिखा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। अब ये इस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो करेगा इससे, जिससे इसका रिलेशन शो करेगा, यानी कि जो प्रीपोजिशन है वो अपने ऑब्जेक्ट का रिलेशन जिससे शो कर रहा होगा, तो वो जिससे रिलेशन शो कर रहा होगा वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। जैसे यहाँ इस ऑब्जेक्ट का रिलेशन शो कर रहा था, जिससे ये रिलेशन शो कर रहा है वो क्या है, एक नाउन है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से शो कर रहा है, एक प्लेस है, एक प्लांट है, ठीक। अब यहाँ प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, एक नाउन का रिलेशन प्लांट किसी वर्ड से रिलेट कर रहा है कि ये काम कब हुआ। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये प्रीपोजिशन इस नाउन का रिलेशन किसी एडजेक्टिव से शो कर रहा था। मैंने क्या कहा कि ये जो प्रीपोजिशन होते हैं वो क्या करते हैं, रिलेशन शो करते हैं। किसका रिलेशन शो करते हैं, अपने से बाद लिखेंगे किसी ऑब्जेक्ट का, जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा। जिससे भी रिलेशन शो कर रहे होंगे वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन। तो ये हमने यहाँ देख लिया कि कैसे रिलेशन शो करते हैं, ये भी हमने देख लिया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बेसिक फंडामेंटल है प्रीपोजिशन का वो क्या होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो प्रीपोजिशन होते हैं इसके बारे में एक और बात जानते हैं हम लोग, एक और बात जानते हैं। तो जब भी हम कोई लिखते हैं प्रीपोजिशन, मैंने क्या कहा, मैंने प्रीपोजिशन लिखा, प्रीपोजिशन प्लस उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि हमने फ्रेज चैप्टर में भी पढ़ लिया है कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, जब हमने फ्रेज चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बोला था जो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हो क्या बनाते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये किसका काम करते हैं, या तो एज ए एडजेक्टिव काम करते हैं या एज ए एडवर्ब काम करते हैं, ठीक। तो मैंने ये भी बताया था कि ये जो जब एज एडजेक्टिव हम कब बोलते हैं, जब वो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो जब इसको एडजेक्टिव बोल देते हैं, जब किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे इसको क्या बोल देते हैं, एडवर्ब। सॉरी,
जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो एडजेक्टिव हो गया। या एडवर्ब कब बोलेंगे, जब किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा, या फिर किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा होगा, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा, तब इसको एडवर्ब बोल देते हैं। जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया था, फ्रेज चैप्टर है, उसमें मैंने बताया था कि जो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, जो कि हो सकता है जो एडजेक्टिव काम करे, हो सकता है एज एडवर्ब काम करे। वो डिपेंड करेगा जब एज एडजेक्टिव कब, जब वो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, एज एडवर्ब कब, जब वो किसी वर्ब को या फिर किसी एडजेक्टिव कब बोलेंगे, क्या करेगा, डिस्क्राइब नाउन प्रोनाउन। एडवर्ब कब, जब डिस्क्राइब एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब, जो कि मैंने पढ़ा दिया है फ्रेज चैप्टर में। तो अब हम देखें यहाँ हमारे पास क्या है, मैंने लिखा है ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये किसका काम कर रहा है, चलिए देखते हैं। ये डिस्क्राइब कर रहा है इस एडजेक्टिव को, इसको डिस्क्राइब कर रहा है इस एडजेक्टिव को। मैंने क्या कहा, अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे इसको क्या बोल देंगे, एक एडवर्ब फ्रेज, ये एक एडवर्ब है। यहाँ एक एज ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक। यहाँ देखें इन 2012 ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है क्या कर रहा, इस वेयर प्लांटेड को डिस्क्राइब कर रहा था। यहाँ भी क्या है, टाइम को रेफर कर रहा था। जो ऐसे वर्ड ऐसी या फिर ऐसे फ्रेज जो हाउ का, व्हेन का, वेयर का रिप्लाई होता है, क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज होते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ये क्या हो गया, एडवर्ब। ये क्या कर रहे हैं, किसी नाउन का डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। लिटरली क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ इन द गार्डन क्या है, एक एडजेक्टिव है। ये भी हमने देख लिया, जो कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और हम फिर से और कुछ समझते नया कॉन्सेप्ट। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, देखते हैं। इसमें लिखा है वी शुड नॉट हैव ऑर्डर्ड फॉर, वी शुड नॉट have ordered for. A subcommittee has been deputed to investigate into. We have invited to. She has married to. तो मैंने इन वर्ड को क्यों अंडरलाइन किया है आपको तुरंत समझ आ जाएगा। मैंने ये कहा कि हमारे जो इंग्लिश है, इंग्लिश में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद हमें व्हाट या हुम की रिप्लाई की जरूरत होती है। मैंने क्या कहा कि व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे, वर्ब ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, मैंने वर्ब के चैप्टर में पढ़ाया था। तो जो वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं उनके बाद हमें उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिखना होता है, हमें कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे वर्ब जिनके बाद हमें लगे कि हमको व्हाट या हुम का रिप्लाई लिखना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वहाँ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो ऐसे वर्ब जिनके बाद हमें ये लगे कि हमें व्हाट या हुम का रिप्लाई चाहिए, तो उनके बाद हमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखना होता, डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट लिखना होता है, क्योंकि वो वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है, जो कि मैंने वर्ब चैप्टर में पढ़ाया था। अब हम देखते हैं, जैसे लिखा वी शुड नॉट हैव, इसलिए मैंने जो जो रिक्वायरमेंट है सब पहले ही पढ़ा दिया। तो वर्ब में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की जरूरत है, मैंने पढ़ा दिया। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, पहले पर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैंने ये भी पढ़ा दिया था फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज कब एज एडजेक्टिव। तो जो जो रिक्वायरमेंट था मैंने पहले पढ़ा दिया, इसलिए मैं अब हम प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं। वी शुड नॉट हैव ऑर्डर, तो ये क्या है, एक वी शुड नॉट हैव ऑर्डर्ड व्हाट, तो ये हमको क्या चाहिए, व्हाट का रिप्लाई चाहिए। मतलब ये वर्ब क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हमको इसके बाद क्या चाहिए, व्हाट का रिप्लाई चाहिए। जैसे लिखा कि वी शुड नॉट हैव ऑर्डर्ड, यहाँ पर चाहिए व्हाट, वी शुड नॉट हैव ऑर्डर्ड व्हाट, हमको व्हाट का रिप्लाई चाहिए। तो इसलिए हम इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये जो हमने फॉर लिखा है इसको हटा दो। A subcommittee has been deputed to investigate what into the matter, नहीं चाहिए, investigate what, investigate the matter, investigate the matter। डायरेक्ट हमें what का रिप्लाई चाहिए था। हमें यहाँ कोई भी क्या नहीं करना है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखना है। तो इस बात पे हमें ध्यान देना है कि ऐसे वर्ब जिसके बाद हमें what या whom का रिप्लाई चाहिए, तो हमें कोई, जैसे we have invited, किसको इन्वाइट किया, तो यहाँ हमको होम का रिप्लाई चाहिए, तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे। शी हैज मैरिड, हम कहेंगे होम, किससे शादी किया, हम कहेंगे होम का रिप्लाई चाहिए, डायरेक्ट होम लिखेंगे। तो हमें क्या कहा, ऐसे वर्ब जो ट्रांजिटिव होते हैं, यानी कि जिसके बाद हमें व्हाट या होम का रिप्लाई चाहिए, उसके बीच में उसके ऑब्जेक्ट
और वर्ब के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट लिखा गया। ठीक, ये मैंने समझा। एक और एग्जांपल लिखते हैं, और भी कुछ समझाना है, तो इसको मिटा रहे हैं ऊपर वाला। 1 2 3। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि वी should not stress on this matter anymore. We should not stress on this matter anymore. हमने क्या लिखा? We should not stress, क्या नहीं करना है? स्ट्रेस नहीं करना है। किस पे? We should not stress what. हम क्या चाहिए? what का रिप्लाई चाहिए। मतलब ये जो स्ट्रेस वर्ब हमने लिखा है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ जो हमने ऑन लिखा है वो नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के हमको ये निष्कर्ष निकलता है, ऐसे वर्ब जो ट्रांजिटिव है, जिनके बाद हमें व्हाट या हुम का रिप्लाई चाहिए, उसके बाद हमें डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक, तो पहले हम कंक्लूजन लिखते हैं, फिर और भी कुछ समझाएंगे। क्या कहा? Such verbs which are transitive then don't write preposition between verb and its ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वर्ब जो ट्रांजिटिव हो तो उस वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में हमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखना है। ठीक, जैसे हमने किसी एग्जाम्पल में देखा। तो अब हमें ये समझना है कि ये हम गलती क्यों कर देते हैं, क्यों हमें लगता है कि ऐसा प्रीपोजिशन होना ही चाहिए, क्यों ऐसा लगता है। पहले हम कुछ लिखते हैं फिर समझाएंगे। पहले इसको आप नोट कीजिए। तो अब हमें ये समझना है कि ये जो हम लोग गलती करते हैं, अननेसेसरी प्रीपोजिशन लिख देते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं। तो ऐसा मोस्ट ऑफ द केस में वही करते हैं जो ट्रांसलेशन से अंग्रेजी सीखते हैं। मतलब जो ट्रांसलेट करके अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो ट्रांसलेट करके आपको अंग्रेजी नहीं सीखना है। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे पिछला एग्जाम्पल क्या था, हमने कुछ को लिखा, जैसे हमने लिखा है कि उसने एक क्रिकेटर से शादी की। तो हमको लगता है कि ये जो से हमने लिखा है ना, से, इसके लिए कोई ना कोई प्रीपोजिशन लिखना चाहिए। तो हम क्या लिख देते हैं? हम लिख देते हैं शी हैज मैरिड टू अ क्रिकेटर। तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमको लगता है ओ ये तो प्रीपोजिशन है से, तो हमें इसके लिए भी क्या लिखना चाहिए? एक प्रीपोजिशन लिखना चाहिए। तो हम इसके लिए एक प्रीपोजिशन लिख देते हैं, बट ये गलत है। तो हमें ये समझना है कि हमें ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी नहीं सीखना, हमें ट्रांसलेशन करना ही नहीं। हमें ये समझना है कि जो वर्ब है उसका नेचर क्या है, वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो आपको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी नहीं सीखना है, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना है। आपको जिस लैंग्वेज को सीख रहे हो उसके स्ट्रक्चर को समझना। आप हिंदी से इंग्लिश सीखोगे तो ये मिस्टेक होगा। फिर इसी मामले से पर है, ये कि आपको लगा पर के लिए भी कुछ होना चाहिए, हमें इस मामले पर जोर नहीं देना चाहिए। तो यहाँ लिख दोगे वी शुड नॉट, आपने स्ट्रेस लिख लिया, तो अब लगे ओ ऑन भी होना चाहिए, हमने पर लिखा है तो आप इसके लिए आप ऑन लिख दोगे। यू शुड नॉट स्ट्रेस ऑन दिस मेथड। तो कुल मिला के हम गलती इसलिए करते हैं क्योंकि हम ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। क्या करके अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? ट्रांसलेशन करके। तो आप ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी सीखोगे तो यही मिस्टेक होगा, ये गलत है। तो आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको क्या करना है? वर्ब का नेचर समझना है कि जिस वर्ब को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो आप सही कर पाओगे। ठीक, होप आप समझ गए होंगे। तो कुल मिला के ट्रांसलेशन करके आपको नहीं सीखना है, आपको सीखना है
वर्ब का नेचर समझ के। एक मैंने क्या कहा कि ये जो मिस्टेक्स हम लोग करते हैं कि हम क्या करते हैं, जहाँ प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है हम वहाँ भी प्रीपोजिशन लिख देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसलेट करके अंग्रेजी सीख रहे होते हैं। अगर आप ट्रांसलेट करके अंग्रेजी सीख हो आप कभी नहीं सीख पाओगे। आप देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल मैंने हिंदी से इंग्लिश करके दिखाया है, तो यहाँ लगता है कि वो हिंदी में प्रीपोजिशन है तो अंग्रेजी में भी होना चाहिए। तो ये क्यों गड़बड़ी हुआ? क्योंकि आप ट्रांसलेशन करके सीखना चाहते हो। तो अब ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी नहीं सीखना। अगर आप ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी सीखोगे तो ये गड़बड़ी होगा। ठीक, तो अब हम कुछ ऐसे वर्ब लिख रहे हैं जिसके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। चलिए लिखते हैं। and control, lack, want, blame, lack है, want है, sign है, face है, control है, qualify। पहले इसको लिख लीजिए फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं। यहाँ जब हमने कुछ ऐसे वर्ड लिखे हैं तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं वो हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं। ये जो कुछ हमने वर्ड लिखे हैं तो ये जो वर्ड है अगर एज ए वर्ब काम करे तो हमेशा एज ए ट्रांजिटिव ही होती है। तो हमेशा एज ए ट्रांजिटिव वर्ब ही काम करे। जैसे रिच है, असिस्ट है, अफोर्ड है, अटैक है, डिमांड है, ऑर्डर है, वेलकम है, रेसिस्ट है, डिस्पाइट है। बट ये जो हमारा डिस्पाइट वर्ड है ये हमारा ना ही नाउन होता है, नॉट ए नाउन, नॉट ए वर्ब, ये प्रीपोजिशन होता है। ठीक, फिर डिमांड है, एक्सेस है, अप्रोच है, डिस्कस है, डिस्क्राइब है, एक्सप्लेन है, फिर क्या बोलते हैं, ज्वाइन है, आस्क है, बेग है। ये सारे जो वर्ड है, इनवाइट है, टेल है, रिक्वेस्ट है, उसके बाद हो गया ब्लेम है, परवेड है, पेनेट्रेट है, उसके बाद हमारा हो गया फेस है, कंट्रोल है, साइन है। ये सारे कुछ वर्ड हैं, ये क्या है, हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं जब ये एज ए वर्ब काम करे। तो ये जो हमने कुछ वर्ड लिखे जब ये एज ए वर्ब काम करे तो हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं और हमें इसके बाद हमेशा क्या लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखना है। ठीक, मैंने क्या कहा, चलो इसको समझते हैं। मैंने कहा ये सारे जो वर्ड हैं वो क्या है कि वो ट्रांजिटिव होते हैं। स्ट्रेस है, एम्फेसिस है, लैक है, वांट है, कंट्रोल है, ब्लेम है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्पाइट। पहला जो हमने लिखा था डिस्पाइट, ये क्या है, ये जो मैंने डिस्पाइट लिखा है ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ये खुद ही प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, नॉट अ वर्ब, नॉट अ नाउन, ना ही ये नाउन है ना ही ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन होता है। बस लोगों को लगता हो सकता है ये वर्ब हो सकता है नाउन हो, बट ये जो डिस्पाइट है ये प्रीपोजिशन होता है। मतलब ये खुद ही प्रीपोजिशन है। तो आपको कभी कभी यहाँ कैसा मिस्टेक देखने को मिलता है, डिस्पाइट ऑफ, ऐसा देख के मिल जाता है, ये गलत। अब चूंकि ये खुद ही प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद एक और आप प्रीपोजिशन थोड़ी लिखोगे, ये भी नहीं लिखना। ये हम समझ गए कि डिस्पाइट खुद ही प्रीपोजिशन होता है। ठीक, अब ये जो वर्ब का जो मैंने लिस्ट लिखा था, ये जो वर्ब जो मैंने लिस्ट लिखा था, दीज, डिस्पाइट को छोड़, डिस्पाइट द प्रीपोजिशन है, दीज वर्ब आर ईवर ट्रांजिटिव, हमेशा क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं। व्हेन यूज एज वर्ब, जब वर्ब की तरह हम इसको यूज करते हैं सेंटेंस में तो हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं। हम इसके बाद हमेशा इसका ऑब्जेक्ट लिखना होता है। बट ये जो हमने लिस्ट लिखा था इसमें से कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जो समटाइम एज ए नाउन भी यूज होते हैं और वर्ब की तरह भी यूज हो रहे होते हैं। तो जब ये एज ए नाउन यूज होते हैं तो इसके बाद हमें प्रीपोजिशन लिखना होता है। बट जब ये एज ए वर्ब यूज होते हैं तो हमें इसके बाद कोई भी
प्रीपोजिशन नहीं लिखना पड़ता। तो वो कौन से वर्ड हैं कुछ जो कभी कभी नाउन की तरह भी काम करते हैं, कभी कभी वर्ब की तरह भी काम करते हैं, चलिए उसको भी देखिए। इसी में से कुछ है, ये तो हम लोग समझ गए डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है। तो इसको तो दे दी जा, जो मैं लिस्ट लिखा था वो जो हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं, ठीक। तो these are some words, these are some words which act as noun as well as verb, जो नाउन की तरह भी काम करते हैं और किसकी तरह काम करते हैं, वर्ब की तरह भी काम करते हैं। तो क्या क्या है, तो पहले हमारा हो गया रीच, क्या है, रीच, ठीक। दूसरा हमारा है अटैक, दूसरा क्या है हमारा, अटैक। तीसरा क्या है हमारा, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, डिमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, डिमांड, स्ट्रेस, emphasis, answer, access, approach, answer, access, approach, blame, lack, want, face, control, sign। तो ये हमारे कुछ वर्ड में लिखा, रीच है, अटैक है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, डिमांड है, स्ट्रेस है, एम्फेसिस है, आंसर है, एक्सेस है, अप्रोच है, ब्लेम है, अटैक है, वांट है, फेस है, कंट्रोल है, साइन। ये जो हमें कुछ वर्ड लिखा है वो एज ए नाउन भी काम करते हैं और एज ए वर्ब भी काम करते हैं। तो जब ये नाउन यानी जब ये वर्ड एज ए सेंटेंस में नाउन काम कर रहे होंगे, जब ये वर्ड सेंटेंस में एज ए नाउन काम कर रहे होंगे तो वहाँ हमें क्या लिखना है, प्रीपोजिशन लिखना है। और जब ये वर्ड एज ए वर्ब काम कर रहे होंगे तो हमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखना है, ठीक। मैंने क्या कहा कि when these words यानी रीच है, अटैक है, ऑर्डर, डिमांड है, एक्सेस है, अप्रोच है, these words act as verb, right object of verb directly after it, if act as noun then we can use preposition if needed। तो जब ये एज ए वर्ब काम करे तो हमें इसका डायरेक्ट इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखना है। बट जब ये किसके तरह काम करे, जब ये काम कर रहा होगा एज ए नाउन की तरह, हमें प्रीपोजिशन लिख भी सकते हैं जरूरत पड़ी तो, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि ये जो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव जो होता है वो वर्ब की प्रॉपर्टी होती है। ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव कोई नाउन नहीं होता, नाउन में कोई इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। तो ट्रांजिटिव क्या होती है, वर्ब होती है। तो ये सेंटेंस नाउन की तरह काम कर रही होगी तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तो बात ही खत्म हो गई, तो हम प्रीपोजिशन लिख सकते हैं, ठीक। ये मैंने समझ लिया। तो एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक वर्ड को देखते हैं, उसके साथ साथ कुछ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये जो वर्ड हमें लिखा, रीच, अटैक, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, डिमांड, एक्सेस, अप्रोच, स्ट्रेस, एम्फेसिस, कंट्रोल, फेस, साइन, लैक, वांट, ये जो कुछ वर्ड हैं ये समटाइम एज ए नाउन काम करती है, समटाइम एज ए वर्ब काम करती है। तो जब ये वर्ब की तरह काम करे तो कोई भी हमें प्रीपोजिशन नहीं लिखना। तो पहला हमारा क्या था, रीच, क्या था, रीच। रीच का मतलब क्या होता है,
रीच टू समथिंग, किसी चीज को पहुंचना, किसी चीज तक पहुंच। जैसे मैंने लिखा कि आई हैव नो रीच, आई हैव नो रीच टू दैट थिंग। ये जो रीच वर्ड है इसके साथ हमें कौन सा प्रीपोजिशन लिखते हैं, इसके साथ हम यूज करते हैं यूज टू प्रीपोजिशन with it when use as क्या noun, जब नाउन की तरह यूज होता है तब। तो या फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें, we don't have reach to that thing। एक तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा, I can't reach to that jar। चौथा मैंने लिखा I can't reach the roof। मैंने देख लिया। अब इस सेंटेंस को हम देखें, आई हैव नो रीच टू दैट थिंग। हम देखेंगे ये जो मैंने रीच को यूज किया, ये जो रीच वर्ड है कैसे यूज हुआ, एज ए वर्ब यूज हुआ है या एज ए नाउन यूज। हमको क्या पता है कि ये जो नो है ये क्या है, एक डिटरमिनर है। मैंने डिटरमिनर चैप्टर में पढ़ा दिया है, इसलिए मैंने जो जो नीडेड होता है मैंने सब पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये जो डिटरमिनर है ये क्या है, नो। और डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर क्या होता है, जिसके साथ ये डिटरमिनर लग जाता है वो क्या होता है, नाउन मेकर होता है। डिटरमिनर क्या होता है, नाउन मेकर होता है। इसके साथ डिटरमिनर लग गया मतलब वो क्या होगा, नाउन होगा। मैं डिस्कस कर लिया था, जो डिटरमिनर होते हैं वो नाउन मेकर होते हैं। नाउन हो गया तो इसके साथ हम टू प्रीपोजिशन लिख दिए। आई हैव नो रीच टू दैट थिंग, मेरे पास उस चीज तक पहुंच नहीं है। वी डोंट हैव, तो ये मैंने डोंट हैव लिखा था। तो जब मैंने वर्ब चैप्टर पढ़ाया था तो लगा कि जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम नॉट किसके साथ लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ। मतलब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। हमको हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया, मेन वर्ब भी मिल गया, ये क्या होगा, नाउन ही होगा। ये हमारा क्या है, आई डोंट हैव रीच टू दैट थिंग, ठीक। ये हमारा क्या है, नाउन है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। आई कांट रीच दैट जार, हम लिखा है कांट। कांट क्या था, मॉडल्स होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब है, हमें एक मेन वर्ब भी चाहिए। तो यहाँ जो मैंने रीच यूज किया है ये एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है। चूंकि एज ए मेन वर्ब यूज होता है, जब ये वर्ब की तरह यूज होता है क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। हमें इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखना है। आई कांट रीच, ठीक उसी प्रकार से द रूफ, ठीक उसी। तो हमने क्या देखा, ये जो रीच वर्ड है एज ए वर्ब भी काम कर सकता है, एज ए नाउन भी काम कर सकता है। तो हमें सेंटेंस देख के पता चलेगा वो नाउन की तरह काम कर रहा है तो टू प्रीपोजिशन लिख सकते हैं। जब ये रीच है तो वो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है तो ट्रांजिटिव हो गया तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक। फिर दूसरा वर्ड हो गया हमारा, क्या था दूसरा वर्ड, अटैक। दूसरा वर्ड हमारा क्या है, अटैक। ये जो अटैक वर्ड है ये भी क्या है, समटाइम एज ए नाउन काम करते हैं, समटाइम एज ए वर्ब काम करते हैं। इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन या अपॉन प्रीपोजिशन लिखकर ईडर आता है। तो ये जो अटैक वर्ड है इसके साथ ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन लिख के ईडर आता है। जैसे कैसे ईडर आता है, जब ये एज ए वर्ब काम कर रहे होंगे, मैंने बताया था जब ये एज ए वर्ब काम करेंगे, जो वर्ड है जब ये एज ए वर्ब काम करेंगे तो हमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखना है। तो इसमें ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन लिख के ईडर आता है। तो जैसे मैंने लिखा फर्स्ट कि दे अटैक ऑन चिल्ड्रन, द enemy attack on him, the enemy attack on us। ये जो मैंने वर्ड लिखा है अटैक, देखो यहाँ एक कैसे काम कर, दे अटैक ऑन चाइल्ड। उसने क्या कर रहा है, चेक कर रही है, उसने
अटैक कर दिया, किस पे अटैक कर दिया, चाइल्ड पे अटैक कर दिया, दे अटैक्ड ऑन चाइल्ड। तभी हम देखेंगे ये एज ए वर्ब काम कर रहा है, ये जो अटैक है कैसे काम कर रहा है, जब वर्ब काम कर रहा था, हमने लिखा ये गलत हो गया, दे अटैक चिल्ड्रन, ठीक। द एनिमी अटैक्ड ऑन अस, द एनिमी अटैक्ड ऑन अस, तो ये अटैक्ड होगा। अब अटैक है तो ये क्या है, मेन वर्ब है, और जो कि जब ये वर्ब की तरह काम करता है ये क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। इसके बाद हमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखना है। तो यहाँ जो अटैक वर्ड है इसके साथ हमें ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन लिख के ये रहा था, बट हमें क्या पता है जब ये एज ए वर्ब काम करे तो हमें इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखना होता है, ठीक। तो एक और वर्ड है हमारा, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा आ जाता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के साथ फॉर प्रीपोजिशन लिख के ईरर आता है। क्या प्रीपोजिशन लिख के आता है, फॉर प्रीपोजिशन लिख के ईरर आता है। तो रिक्वेस्ट, जैसे रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, ये जब ये नाउन की तरह काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एज ए नाउन करे की तरह काम करे तो हम इसके साथ क्या प्रीपोजिशन लिख सकते हैं, अगर ये नाउन है, अगर ये रिक्वेस्ट नाउन है तो इसके साथ हम फॉर प्रीपोजिशन लिख सकते हैं। बट जब ये नाउन की तरह काम ना करे तो हमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखना है, ठीक। उसी प्रकार ये जो हमारा है ऑर्डर, ऑर्डर ये जो रिक्वेस्ट है, जब रिक्वेस्ट एज ए नाउन काम करे तो हम फॉर प्रीपोजिशन लिखते हैं, बट जब ये वर्ब की तरह काम करे तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखना है, ठीक। ठीक उसी प्रकार जब ये ऑर्डर क्या है, नाउन है, तो फॉर प्रीपोजिशन लिखना है। अगर ये ऑर्डर क्या है, वर्ब है, तो नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखना है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, रिक्वेस्ट तो हम समझ गए, जैसे ऑर्डर के जैसे वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर क्या, वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर क्या, वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर फूड। दूसरा हो गया वी हैव ऑर्डर्ड, दूसरा हो गया वी हैव ऑर्डर्ड फूड। अगर हम कोई ये लिख दे, अगर कोई ये लिख दे वी हैव ऑर्डर्ड फॉर फूड, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो मैंने देखा है, मैं लिखा है एन, तो एन क्या है, एक आर्टिकल है, डिटरमिनर, डिटरमिनर क्या होते हैं, नाउन मेकर होते हैं, तो ये क्या हो गया, नाउन। अगर ये नाउन है तो इसके बाद फॉर प्रीपोजिशन आएगा, जो मैंने यहाँ लिखा दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, तो ये सही हो गया। तो जब ये ऑर्डर एज ए नाउन काम करे तो हम फॉर प्रीपोजिशन लिखेंगे, बट वी हैव ऑर्डर्ड फूड, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब। जब ये मेन वर्ब की तरह काम करता है तो क्या होता है, ट्रांजिटिव, हमको कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखना, बट यहाँ हमने प्रीपोजिशन लिख दिया, ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो मैंने ये लिखा है, ठीक। ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक। तो यहाँ मैंने 3 सेंटेंस लिखा, तो हमें अब फोकस करना जो वर्ड डिमांड है उसका। मैंने लिखा दी डिड नॉट डिमांड फॉर एनी हेल्प, तो यहाँ हमने जो डिड नॉट डिमांड, डिड नॉट क्या है, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या, नेगेशन ऑफ एडवर्ब, तो ये क्या है, मेरा मेन वर्ब। तो यहाँ एज मेन वर्ब काम कर रहा है, तो हमने यहाँ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखा। मैं क्या कहा था कि डिमांड जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जब ये वर्ब काम करे तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखना है, तो ये काट दो। वी हैव वॉन्ट एक्सेप्ट देयर डिमांड, ये जो देयर है वो क्या है, देयर क्या है, एक डिटरमिनर, पॉजिटिव केस का डिटरमिनर, और डिटरमिनर क्या होता है, नाउन मेकर होता है। तो ये जो डिमांड है वो क्या है, एक नाउन है, और ये नाउन है तो इसके साथ हम फॉर प्रीपोजिशन लिख दे, वी वांट एक्सेप्ट देयर डिमांड फॉर एनी हेल्प, द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट वाज नॉट एक्सेप्टेड। तो यहाँ द लिखा, द क्या है, एक डिटरमिनर है, तो डिटरमिनर क्या होता है, नाउन मेकर होता है, ये तो डिमांड क्या हो गया हमारा, नाउन। यहाँ हमने ऑफ प्रीपोजिशन लिखा, डिमांड, डिमांड किसका है, इसका डिमांड है, तो ये बताने के लिए हमने ऑफ प्रीपोजिशन लिखा है। तो ये जो डिमांड है इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन भी यूज होता है,
और फॉर प्रीपोजिशन भी यूज होता है जब ये एज ए नाउन काम करे। तो जब ये एज ए नाउन काम करे, जब ये एज ए नाउन काम करे तो इसके साथ हम फॉर प्रीपोजिशन लिखते हैं। जब ये बताना हो कि कैसा डिमांड, कैसा डिमांड, जब ये बताना हो कि कैसा डिमांड है, या फिर हमें ये बताना हो कि किस चीज का डिमांड। जब हमें बताना है कि किस चीज का डिमांड है तो फॉर, और जब हमें ये बताना हो कि किसका डिमांड, किसका डिमांड, तो हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। डिमांड ऑफ, तो हमने कहा किसका डिमांड है, स्टूडेंट का डिमांड है, हमने क्या यूज कर लिया, ऑफ। ये कब यूज होगा, व्हेन डिमांड इज यूज एज नाउन। तो जब हम डिमांड वर्ड को एज ए नाउन यूज करते हैं तो वहाँ हम ऑफ प्रीपोजिशन भी लिख सकते हैं और फॉर प्रीपोजिशन भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि मैंने डिमांड को कैसे यूज किया। अगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि डिमांड किसका है, डिमांड किसका है, तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और अगर हम ये बताना चाह रहे हैं डिमांड किस चीज का है तो फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। लेकिन जब ये एज ए क्या यूज हो रहा हो, जब एज अ वर्ब देन नो प्रीपोजिशन। तो जब ये एज ए वर्ब हो तो कोई प्रीपोजिशन नहीं। जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं कि दे डिड नॉट डिमांड एनी हेल्प, एज ए वर्ब काम कर रहा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं, हमने काट दिया। वी वॉन्ट एक्सेप्ट देयर डिमांड फॉर एनी हेल्प, यहाँ किसकी तरह हम बताना चाह रहे हैं, किसका डिमांड, देयर डिमांड। तो किसका डिमांड, वी वॉन्ट एक्सेप्ट देयर डिमांड, तो जिसका किसी का डिमांड है हम बताना चाह रहे हैं, इसलिए हमने फॉर प्रीपोजिशन लिखा। तो मैंने कहा तो किस चीज़ का डिमांड है, तो ये किसके लिए। अब उसके बाद हम बता रहे हैं कि किसका डिमांड है, स्टूडेंट का डिमांड है, ये बताने के लिए हमने ऑफ प्रीपोजिशन लिखा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।